तो वो तो एक बड़ी नैरो बात। लेकिन उससे बाहर निकल के अगर हम जर्नल पूरे का पूरा मिडल ईस्ट देखें तो उसका क्या हाल है। और वो हाल मेरा या आपका बताया हुआ हाल नहीं है, उसके ऊपर फिलोसोफर्स क्या कहते हैं, राइटर्स क्या कहते हैं, एनालिस्ट क्या कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटे कल मैंने आप लोगों को यमन क्राइसिस स्टार्ट करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसके कुछ की एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए थे। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा यहां पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है हमारे पास यमन, और यमन से आगे हम बढ़ते हैं तो है हमारे पास ओमान, और इस तरफ हम आते हैं तो वो हमारे पास है जी रेड सी। ज्योग्राफिकली मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे अब यमन में बेटा जो जंग है ना, देखिए इन मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक के अंदर दो तरह की जंगें आपको देखने को मिलेगी। एक आपको सिविल अनरेस्ट नजर आएगा, सिविल वॉर नजर आएगी, आपस में ग्रोह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आपको मिलेंगे। और दूसरा आपको प्रॉक्सी वॉर्स मिलेगी। इन प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर मेजर जो पावर्स हैं जिसके अंदर आपकी ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आपकी सुन्नी प्रॉक्सी को हवा दे रहे होंगे, और ईरान वाले आपकी शिया प्रॉक्सी को हवा दे रहे हैं। फिर उसके अलावा आपका यूएसए और आपका यूएसएसआर, जिसको आप रशिया कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे इनकी प्रॉक्सीज भी यहां पर लड़ रही होंगी। यमन स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। यमन की जब हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यमन बुनियादी तौर पे सिल्क रोड की तरफ का जो रास्ता है वो हमें फराहम करता है। लेकिन हमने कल चीज डिस्कस की थी कि यमन के ऊपर दोहरा राज था। यमन के ऊपर अगर हम तारीख में जाएं तो यमन के ऊपर ओटोमन्स का भी राज था, और बेटा यमन के ऊपर ब्रिटिशर्स का भी राज था। और ये दोनों मिल बांट के अपना राज चला रहे थे। राज इस तरह अपना मिल बांट के चला रहे थे कि ऑटोमन्स नॉर्थ यमन और ब्रिटिशर्स साउथ यमन को रूल कर रहे थे। बुनियादी तौर पे कल्चरल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स तो मौजूद थी। इसी दौरान आपको याद हो तो कल मैंने बेटा आपको बताया था कि करेक्टर इमर्ज होता है, और वो है जैदी इमाम। इन जैदी इमामों का जो करेक्टर है, जो शिया इमाम है, अब इनका यहां पर जब आना है तो इनके आने से एक इवेंट होता है 1918 के अंदर। और वो इवेंट ये होता है कि ये ऑटोमन्स नॉर्थ यमन छोड़ जाते हैं। ये जैदी इमाम इनको नॉर्थ यमन से निकाल देते, उठा के पैर फेंक देते। अब जैदी इमाम यहां पर जो हमारे पास बेटे आते हैं, उस जैदी इमाम का नाम, ये कहानी की तरह आप सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, उनका नाम है याया मोहम्मद। याया मोहम्मद आपके पास जैदी इमाम है। अब इसी तरह बेटा ये मूवमेंट चलती चलती 1948 का टाइम आ जाता है। 1948 के टाइम के ऊपर या मोहम्मद जो कि जैदी इमाम है, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। इनकी डेथ के बाद अब इनका बेटा आता है अहमद बिन याया। अहमद बिन याया अब बड़ी स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा। इस दौरान अहमद बिन याया जो है वो 14 साल तक लड़ेगा, मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्ट लेकर आएगा।
और इसको सपोर्ट हासिल है इजिप्ट की। मिस्र की अब इस सपोर्ट के साथ इस मूवमेंट को बेसिकली सपोर्ट हासिल है, जो एक अलग चल रही है। बेटा यहां से थोड़ा सा, सॉरी ये कंफ्यूजिंग हो गया, कि अहमद बिन याया, ये तो जैदी इमामों की स्ट्रगल है। अब इनके मुकाबले में दूसरी स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है, और वो है अब्दुल्ला अल साले की। अब इस बंदे का नाम हम देखते हैं, और ये जो अब्दुल्ला अल साले है ना, अब्दुल्ला अल साले को बुनियादी तौर पे इजिप्ट की सपोर्ट हासिल है, और इजिप्ट की सपोर्ट के साथ अब्दुल्ला अल साले अब इन जैदी इमामों को हराएगा। मैम ये है कौन अब्दुल्ला साले? अच्छा, अब अब्दुल्ला अल साले बुनियादी तौर पे यहाँ पर जब हम आते हैं, तो अब्दुल्ला अल साले का जो करेक्टर है आगे चल के बड़ा इन्फ्लुएंशियल होगा, ये प्रेसिडेंट बनेगा। यमन की पूरी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो अब्दुल्ला अल साले है वो बड़ा ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। अब्दुल्ला अल साले यहाँ पे आप ये देखें कि बुनियादी तौर पे जो ऑटोमन के रेमिनेंट्स रह गए थे, ठीक है, ये बड़ा ही एक प्रोफेशनल किस्म का आदमी है, ठीक है। और इसकी जो एक्सीलेंसी ये है कि ये वहां पे बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमन्स को जो उठा के बाहर फेंका गया, उनकी प्रॉक्सी के तौर पे एक शख्स आता है जो कि क्या करना चाहता है, जो बुनियादी तौर पे इस जगह को इस जैदीज के होल्ड से निकालना चाहता है। अब ये हुआ, ये पहले फौज में था, ये सारे ना फौजी हुक्मरान आपको दिखाई देंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुकूमत में है। खैर, इसने इनको निकाल दिया, और जो आपका नॉर्थ यमन है उससे जैदियों को निकाल के नॉर्थ यमन को यमन अरब रिपब्लिक का नाम दे दिया। जैदी इमाम जो हैं, अब बुनियादी तौर पे तो ये शियत इमाम है, लेकिन कुछ वक्त तक इनको सऊदी अरब ने सपोर्ट किया। आगे चल के तख्ता पलटेगा कि ये सऊदी अरब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमने साउथ यमन को भी नहीं भूलना ना। साउथ यमन के अंदर जो हमने बरतानिया की हुकूमत है, उसको भी तो देखना है कि उसके साथ क्या हुआ। ब्रिटिश अपराइजिंग स्टार्ट 1969 में, ब्रिटिशर्स का विदड्रॉल हो जाता है, वो निकल जाते हैं। उनके निकलने पे साउथ यमन में सोवियत गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाती है। मिलिट्री, एजुकेशन, इन तमाम चीजों के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मैम ये क्लास रिजल्ट ज्वाइन करने में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। क्या करने में? क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मैम ग्रुप से, और क्या इशू? एलएमएस पर भी नहीं हो रहा। आई डोंट नो, क्या मिस्टेक? मैम वो लिंक में इशू आ रहा है, लेकिन अगर आप लिंक तो जो पासवर्ड कल वाला डालेंगे। है ना। मैम मैम वो पासवर्ड अगर आप डालेंगे ना तो चल रहा है, वैसे लिंक से नहीं ज्वाइन होगा। एक मिनट, चलो मैंने कहा तो लेट्स सी क्या कहते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, कहानी अपने आप मोड़ लेती है, और इसी दौरान 1978 में, ये कल वाली रिपीट कर रही हूँ, ओवरव्यू क्या करूं बेटे, कल वाली बता रही हूँ अभी तक, कि 1978 में अली अब्दुल्ला साले प्रेसिडेंट बन गया। अली अब्दुल्ला साले प्रेसिडेंट बना, और इसके कुछ वक्त के बाद एक और करेक्टर आता है, हैदर अबू बकर, जो कि बुनियादी तौर पे
जब पावर में आया तो उसने कहा कि हम साउथ और नॉर्थ दोनों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन वो मिलाप कुछ ही दिनों तक रहा। अब इसी दौरान बच्चे ये हुआ कि अली अब्दुल्ला सालेह दोबारा प्रेसिडेंट बन गया। अली अब्दुल्ला सालेह जो है ना, उसकी सबसे बड़ा रीन रहेगा, और अली अब्दुल्ला सालेह के जो मूव्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिर्फ इस करेक्टर को याद रखना है जो कि अली अब्दुल्ला सालेह का है। अच्छा जी, अली अब्दुल्ला सालेह दोबारा से जी प्रेसिडेंट बन जाता है। अली अब्दुल्ला सालेह के प्रेसिडेंट बनने के ऊपर जो साउथ यमन वाले लोग थे, साउथ यमन वाले को लगता है कि सालेह सिर्फ नॉर्थ जो है साउथ, उस नॉर्थ यमन के अंदर काम कर रहा है, इसलिए वो उससे नाराज रहने लगते हैं। वो उससे नाराज रहने लगते हैं, लेकिन नाराज रहने के बावजूद सालेह दोबारा 1983 के इलेक्शंस जीत जाता है। उसके बाद मुल्क में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, और ये सिविल वॉर नॉर्थ और साउथ यमन के दरमियान होती है। इसी दौरान वो जो जैदी शिया ग्रुप था वो दोबारा सामने उठता है, और वो एक फोरम बनाता है जिसका नाम है बिलीविंग यूथ फोरम। ये मैंने कल सारा आपको बताया था। बिलीविंग यूथ फोरम जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है, जो कि जैदी शियाज ने बनाया। और जिस जैदी शिया ने बनाया उसका नाम है हुसैन अल हूती। ये नाम इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के फिर आपको पता चलेगा कि हूतीज कहाँ से आ गए। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है अल हक पॉलिटिकल पार्टी। अब ये बंदा बड़ा डिप्लोमेटिक है, अली अब्दुल्ला। ये किसी को नाराज नहीं कर, अपनी पावर में रहने के लिए ये सीक्रेटली इनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, पैसे देता है, इस अल हक पार्टी के मेंबर्स को असेंबली में जगह देता है। लेकिन अब ये हुसैन अल हूती रिजाइन कर देता है। इसका रिजाइन करना जो है ना, बड़ा रिमार्केबल इवेंट है। ये कहता है कि बुनियादी तौर पे जो साले है ये सऊदिया की गवर्नमेंट का पपेट है, और अब हुसैन अल हूती क्योंकि शिया ग्रुप है जैदी, इसको सपोर्ट हासिल है ईरान की। साल 2000 आ गया, 2001 आ गया। अब 2001 के अंदर वॉर ऑन टेरर शुरू होती है। मिडल ईस्ट में अलकायदा पे अटैक होना शुरू हो जाते हैं। अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइड पे मौजूद है, लेकिन अमेरिका जब अब्दुल्ला अल साले को कहता है कि अलकायदा की जितनी भी की पोजीशन यमन में मौजूद है हम उन पे हमला करना चाहते हैं, तो अब्दुल्ला अल साले अमेरिका को सपोर्ट करता है। इसी दौरान हुसैन अल हूती और बाकी लोग बड़े, आप ये कह सकते हैं, हूती का रिजाइन इसलिए रिमार्केबल इवेंट है कि अब हूती अगेंस्ट साले खुल के आएगा। अब अगेंस्ट खड़ा होगा ना। एक मिनट रुके।
बेटे क्या होगा, यहां से ना अब जंग बाजाब्ता तौर पे शुरू होने जा रही है। सारी जो मैंने आपको बताई है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना इसलिए जरूरी है। अब क्या होता है कि जब हुसैन अलूती के अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं, क्योंकि हुसैन अलूती अब खुल के सामने आ गया ना। इनका स्लोगन था हूतीस का, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स टू ज्यूस, विक्ट्री टू इस्लाम। अब वो जो ग्रोह है जिसको आप आज हूतीज कहते हैं, वो हुसैन अल हूती के पैरोकार होंगे और आगे चल के हम उनको देखेंगे। ये इनका स्लोगन बन। साल 2004 हुसैन अल हूती के अरेस्ट वारंट जारी होते हैं। साले की गवर्नमेंट हुसैन अल हूती को कहती है कि पकड़ लिया जाए। और इसी दौरानिये में 2004 के ही टाइम पीरियड के अंदर हुसैन अल हूती को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये जो मौत है ना, ये तख्ता पलट के रख देगी। अब वो बिलीविंग यूथ फोरम वाले, अब उन बिलीविंग यूथ फोरम वाले जो हैं, एमिर को असैसिनेट किसने किया था? गवर्नमेंट ने करवाया था ना, साले ने। बिलीविंग यूथ फोरम से होतीस अब खुल के सामने आएंगे, राइज ऑफ होतीस होगा। और इन होतीस के साथ अब सब के सब जैदीज मिल जाएंगे और इन तमाम लोगों की सरबराही कर रहा होगा हुसैन अल हूती का भाई अब्दुल मालिक हूती। अब 2004 से लेके 2009 तक बेटे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम एक दफा रिपीट कर लेंगी ये वाली लाइन? कि अब्दुल मालिक हूती की सरबराही में जब इसके भाई की असैसिनेशन हो गई, इसके भाई को जब मरवा दिया गया, तो फिर वो बिलीविंग यूथ फोरम जो उसने बनाया था वो बढ़ गया। वो ग्रोह अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, उनके साथ जैदी भी शामिल हो गए। और अब्दुल मालिक यानी कि जो इसका भाई था, उसकी सरबराही के अंदर अब एक ऐसा ग्रोह पनपता है, एंटी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के बगैर अगेंस्ट खड़े हैं ना। जैदीज भी जो थे वो बुनियादी तौर पे अब्दुल्ला अल साले की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि अब्दुल्ला अल साले ने जैदीज को निकाला था। अब क्या होता है कि इसी दौरानिये में अब 2004 से 9 तक तकरीबन 5 दफा ये आपस में लड़े, हूतीज और गवर्नमेंट। और मजे की बात है कि हूतीज जो है ना, वो कुछ इलाकों में स्ट्रेंथन हो गए। जैसे कि सादा का इलाका है, ये अब इलाका यमन में मौजूद है। अब ये कुछ अंदर जगहों के नाम आएंगे, सीरिया में भी आएंगे, याद रहे तो ठीक है, मसला नहीं है। अब ये हूती बढ़ते 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 2009 के अंदर सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। इस तरह ये जंग इंटरनल से अब एक्सटर्नल हो जाएगी। अब जब इन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को बॉर्डर को क्रॉस किया, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अब हूतीज के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू। इन एयर स्ट्राइक्स की वजह से सिविलियंस भी मारे गए, निहत्थे लोग। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा हुआ। ईरान ये सब देख रहा है और हुतीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इनको पैसे दे रहा है, इनको हथियार दे रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है। इसी दौरान अब एक
नया दुश्मन सामने आ जाता है। सऊदी अरब अपने मुल्क से अलकायदा के लोगों को निकाल रहा था। वो अलकायदा के लोग अब अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला, एपी अरेबियन पेनिनसुला बनाएंगे और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसी दौरान जब अरब स्प्रिंग शुरू होगा 2011 में, तो 2011 में हूथीज अपना नाम तब्दील करके रखते हैं अंसर अल्लाह, अल्लाह के मददगार। इस नाम ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। इस नाम की सपोर्ट की वजह से इनके साथ और लोग जुड़ गए। अब हालात खराब हो गए, सिचुएशन आपके सामने है, गंभीर सिस्टम है जी। इसी दौरान फिर क्योंकि साले अमेरिका उसको पीछे सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका ने और सऊदिया इसलिए एंटर हुई थी कि हूतीज ने सऊदिया के बॉर्डर को क्रॉस किया था, सऊदिया में हमला किया था। इन दोनों ने अब साले को एडवाइस किया कि रिजाइन कर दो, बस कर दो, रिजाइन कर दो, हालात खराब है। लेकिन साले कुर्सी का भूखा था। उसको मरवाने के लिए तकरीबन 7 हमले करवाए गए, लेकिन साले पीछे नहीं हटा। कुछ वक्त बाद हालात इतने तंग हुए कि 2011 की नवंबर में साले ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट में उसने कहा कि ठीक है, 2012 के अंदर मैं हुकूमत छोड़ दूंगा और मेरा वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम है अब्दुर रब मंसूर हादी, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन जाए। अब ये सारी बात आपको समझ आ गई है कि हुआ क्या। अब होने जा रही है सिविल वॉर इन यमन। अब हम यमन की जंग देखने जा रहे हैं, यमन में जंग कैसे हो रही है। अब जंग है हूतीस वर्सेस गवर्नमेंट के दरमियान। गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल है सऊदी अरब की, हूतीस को सपोर्ट हासिल है ईरान की। अब हूतीस बढ़ते जा रहे हैं, यमन में उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देख के साले हूती से राब्ता करता है कि मुझे भी अपने साथ शामिल करो, मैं आपके साथ हूं, और मैं अपनी जो फौज के अंदर ऑलरेडी मेरा जान पहचान है उसको मैं इस्तेमाल करके आपको हेल्प करूंगा। और साले ने मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस्तेमाल भी किया। इसी दौरान 2015 में ये जो अब्दुर रब मंसूर हादी है, प्रेसिडेंट हादी, ये रिजाइन कर देता है और यहां से भाग जाता है अदन में। अदन में जाके कहता है मैं अपनी रेजिग्नेशन वापस लेता हूं, लेकिन वहां चला गया। अब इसी दौरान एक अलायंस बनती है 9 ममालिक की, जिसके अंदर सऊदी अरब, दुबई, सूडान, इजिप्ट, यानी कि जितने आपके ये सुन्नी ममालिक हैं, ये सारे के सारे एक अलायंस बनाते हैं। और ये अलायंस जिसकी सरबराही में बनती है वो है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर होता है सऊदी अरब वाला। ये अलायंस बनती है हूतीस के खिलाफ कि भाई इनको निकालो, इनको मार भगाओ। समंदरी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं। अब लड़ाई बढ़ गई।
2016 में साले फिर आता है और 2017 में साले को मरवा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला यह है कि जो हूतीज हैं वो रियाज के ऊपर मिसाइल फेंकते हैं, सऊदी अरब वाले, और सऊदी अरब वाले वापस एयर स्ट्राइक करते हैं। इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं। इसके अंदर एक ग्रुप बनता है जो कि सिर्फ आपने उसका नाम एक का याद रखना है। इसके अलावा इतनी कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि बस एक इसी तरह एक बनता है साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एक सेपरेट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं STC, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, अलग होना चाहते हैं। लेकिन इस ग्रोह को भी विद द पास्ट ऑफ टाइम अगर हम ये देखें तो इसको दुबई की सपोर्ट हासिल थी। ठीक है, खैर फिर ये एक होता है कि इनके दरमियान 2018 में मुआहदा होता है कि हूतीस के और गवर्नमेंट के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन कोई खास बेहतर नहीं होते। उसके बाद अदन एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। ट्रंप जो है वो इन हूतीस को फॉरेन टेररिस्ट करार देता है। जब बाइडन आया तो फिर उसके लिए यमन की पॉलिसी चेंज हो गई, लेकिन स्टिल अगर हम यमन में देखें तो हूतीज ने तकरीबन 1/3 ऑफ द एरिया जो है वो कैप्चर किया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ पे वर्स्ट किस्म के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मुराद ये है कि वहां पे लोग जो हैं वो जिंदगी के लिए सिसक रहे हैं, तरस रहे हैं। ठीक है, एंटी है ना, अगेंस्ट है ना एक दूसरे के। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा लेट मी रिपीट इट फॉर यू ऑल, एक दफा हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं सीरियन क्राइसिस की तरफ और फिर हम फलस्तीन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस की, एक दफा इसको सुन लीजिए। यमन के क्राइसिस के अंदर जो हमारे पास की एलिमेंट्स हैं, जस्ट लिसन इट, आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेटे जब हम यमन की बात करते हैं तो यमन के अंदर जो यमन क्राइसिस है बड़े कम्प्लेक्स किस्म के क्राइसिस हैं। मुख्तलिफ किस्म की इसमें वॉर्स हैं। हमारे पास जो फाइटिंग है वो आपके हौती रिबल्स और सऊदी लेड कोalition, जो सामने आपकी गवर्नमेंट है वो सऊदीज की तरफ से है। और ये टेंशन जो है ना बेटा ये चलती जा रही है। इस कन्फ्लिक्ट को फर्दर जो कम्प्लिकेट किया है वो इन ग्रुप्स ने किया है। ये STC साउदर्न लेड ट्रांजिशनल ग्रुप, जिस तरह के ये भी मिलिटेंट ग्रुप है। उसके बाद अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला, ये वो तमाम ग्रुप्स हैं कि जिन्होंने इस खत्ते के अंदर और ज्यादा अमन को तबाह करने की कोशिश की है। बैकग्राउंड बेटा आपको पता है मैंने कि यमन सिविल वॉर, ये जो वॉर है ना बेसिकली सिविल वॉर, ये तो 2014 में शुरू होती है। लेकिन इससे पीछे की स्टोरी आपको ना पता हो ना तो आपको चीजें समझ नहीं आती। जो होतीज हैं जिन्होंने अपना नाम अंसर अल्लाह कहा, उन्होंने सना जो इनका कैपिटल है उसको कंट्रोल कर लिया। फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी थी, साले की गवर्नमेंट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा हुई थी। तो जो हूतीज हैं जो कि शिया मुस्लिम ग्रुप थे, उनके ईरान बैक थे, ईरान के साथ टाइज थे। तो वो क्या कर रहे थे कि जो सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, वो सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट के जिसको बुनियादी तौर पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, जो सऊदी लेड कोalition है, सऊदी लेड ग्रुप है, उसको वो हटाना चाहते थे। ये क्राइसिस जनवरी 2025 में और ज्यादा बढ़ गए जब हौतीज ने प्रेसिडेंट के घर को, प्रेसिडेंट के पैलेस को क्या किया कि उसको आपने क्या कहते हैं कि आप सीज कर लिया। जिस दौरान मैंने आपको बताया कि हादी ने 2016 में क्या किया, भाग गया वहां से, एदन चला गया। हादी जब सऊदी अरब गया, सऊदी बुनियादी तौर पे अदन गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब गया और वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन होना शुरू हो गई, जिसके बाद 9 हुकूमतों की जो कोalition बनी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। इस वॉर के जो सिविल वॉर के फेजेस हैं कि सबसे पहले हूतीज जो हैं वो एक्सपैंड हुए और उन्होंने सना कैपिटल का कंट्रोल किया और सऊदी अरब ने इंटरवीन किया। फिर एयर स्ट्राइक्स हुए, फिर प्रॉक्सीज आपस में इनकी बन गई, शिया सुन्नी प्रॉक्सी। फिर हम ये देखते हैं कि STC साउदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल जो है 2017 से 20 तक ये आई और ये बड़ा की प्लेयर है। अगर हम देखें UAE इसको बैक कर रहा है। फिर सीज फायर हुआ, बात पीस टॉक करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला। की प्लेयर हमारे जो इसके अंदर है वो है सबसे पहले हूतीस, जिनको हम अंसरल्लाह कहते हैं, जो नॉर्थ यमन के अंदर हैं, जो सऊदिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हैं। इनको सपोर्ट ईरान प्रोवाइड कर रहा है। फिर सऊदी लेड कोalition है कि जो यमन को इंटरनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट देना चाहती है, ईरान को काउंटर करना चाहती है, US UK लेड कोalition। फिर STC जो है ये आपके साउदर्न यमन के अंदर है, इसको हम साउदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल कहते हैं। UAE इसको बैक कर रहा है। ये हूतीज को और हादी दोनों की गवर्नमेंट को अगेंस्ट है।
फिर ईरान जो है यहूदी रिबल्स को हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर आपकी जो अलकायदा की या अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला AQ AP है। फिर यूनाइटेड आपकी स्टेट्स और वेस्टर्न पावर्स जो कि इस अलकायदा और ISIS को काउंटर करने के लिए, यूएई और सऊदीया सेम पेज पे थे, लेकिन यूएई ने ना 2020 में अपनी एक नई चीज लॉन्च कर दी है, साउदर्न ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट। अब बेटा इसकी वजह से तकरीबन 21.6 मिलियन लोग जो हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का शिकार है। वहां पे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग घर बेघर हो गए हैं, वहां पे मैसिव किस्म के फेमाइन आए हुए हैं। यानी कि वहां पर अगर हम देखें तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। रिसेंटली कोशिश की गई है कि सीज फायर हो, जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। UN ने सीज फायर और पीस टॉक की 6 मंथ सीज फायर रहा भी है। उसके बाद रेड सी के अंदर 2024 में जो रिसेंट चीजें हुई है ना बेटा, कि हुतीज ने अटैक किया इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर। ठीक है, जो कि हुतीज और जैदीज जो है ना, दे आर सेम पेज फरीद। तो यहाँ पे पीस इसलिए मेंटेन नहीं होता कि हुतीज इंसर्जेंसी कॉज करते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, अलकायदा वहां पर ग्रो कर रहा है। उसके बाद साउदर्न ट्रांसनेशनल जो काउंसिल है वो एक इंडिपेंडेंट साउथ यमन चाहती है, तो इसकी वजह से भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई। तो ये है जी यमन। यमन आपको समझ आ गया? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यमन में क्या हुआ, कैसे हुआ, यमन का मसला क्या है, ये सब समझ आ गया आपको? यूएस का इंटरेस्ट है, यूएस वार ऑन टेरर पे लड़ रही है। यूएस जो है ना वो ये जो AQAP है ना, अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये फिर इसराइल में आके इन्होंने अपना नाम वो कर लिया। तो ये इनके अगेंस्ट लड़ रही है, ये तो वॉर ऑन टेरर वेज कर रही है, यूएस ये कह रही है। ठीक है, अब मिडल ईस्ट का पूरे मिडल ईस्ट का क्या होगा वो तो एंड पे बात करेंगे ना, सोल्यूशंस तो हमने निकालने हैं। अभी भी कोई खातर खा हमारे पास हल नहीं है ना। अच्छा, सबसे बड़ी जो जंग है ना वो टेरिटोरियल ही है। ये फलस्तीन में भी क्या है, जमीन के टुकड़े पे ना, हमें दो हमें दो हमें दो, ये जो पावर है ना, ये उस लैंड एक्विजिशन की पावर है बेटे। टू स्टेट सोल्यूशन नहीं, यहाँ पे भी वर्केबल नहीं। टू स्टेट सोल्यूशन आप फलस्तीन में लाए ना, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई हम ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है। ठीक है, UN की तरफ से जो एक आप ये कहते हैं कि UN ने ब्रॉक्ट की थी जो ट्रीटी, जिसके अंदर 55% और 45% आपने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान की तकसीम है, तो वो नहीं वर्केबल। दिस इज नॉट इवन अ सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ो जी। अब मैं मैम आपको एक बताती हूँ मैम, जी। जब ये लोग एथनिसिटी पे फाइट करते हैं कि एक कहता है शिया इन्फ्लुएंस हो, एक चाहता है सुन्नी इन्फ्लुएंस हो, हाँ, मैम अगर वो इन्फ्लुएंस हो सेक्टेरियन भी जाता है है, तो उसका क्या फायदा होता सेक्टेरियन है? है, टेरिटोरियल भी है, और फिर उसके बाद वर्ल्ड पावर की प्रॉक्सीज भी हैं। तो इसलिए ये मल्टी फेसेटेड वॉर्स हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं ये। ओके। अच्छा भाई, अब हम आते हैं सीरिया की तरफ। लेट्स कम टुवर्ड्स सीरिया। 1 मिनट रुक जाए। सीरियन क्राइसिस, सीरिया की कहानी सुन लीजिए। कैसे हुआ, कब हुआ? ये जंग शुरू होती है सीरिया के एक शहर दारा से। बशर अल असद है, बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वॉर, लोकल रिबेल्स और आर्मी के दरमियान। और फिर इसमें मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स भी आ जाएंगे, जिसमें कि अलकायदा है, जबात अल नुरसा है, ISIS अपना नाम तब्दील करके यहाँ पे जबात अल नुरसा के नाम से आता है। USA, रशिया, इराक, ये सब इस जंग में उतरेंगे, और अल्टीमेटली ये हमारे पास जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाएगा।
ऐसा जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जिसमें तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। हुआ क्या था? ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, जिसमें 87% लोग मुसलमान हैं। और मजे की बात है कि ज्यादा लोग सुन्नी हैं, कम लोग शिया हैं, हुकूमत शियों की। 1946 से पहले सीरिया फ्रांस की कॉलोनी होता था। नाइनटीन 1949 में मिलिट्री कू हुआ। आप कहते हैं मार्शल लॉ हुआ। इस मार्शल लॉ के नतीजे में सीरिया को आपने अलग कर लिया, और सीरिया और आपका जी इजिप्ट 1958 में इन दोनों को मिला के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई गई। लगभग 3 साल ये साथ रहे, और 3 साल बाद सीरिया निकल गया। 1963 का टाइम पीरियड है। एक पार्टी बनती है पॉलिटिकल, जिसका नाम है बाथ पार्टी, BAATH। ये बाथ पार्टी दोबारा आप कहें कि को करती है, मिलिट्री कू करती है, चढ़ दौड़ती है सीरिया के ऊपर। तो बाथ पार्टी की लीडरशिप अब सामने आ जाती है। इस बाथ पार्टी की लीडरशिप का नाम है हफीज अल असद। हफीज अल असद बशर अल असद का बाप है, और ये अलवी शिया है, और ये मिलिट्री अफसर है, एयरफोर्स का कमांडर है। 1946 से पहले वो सीरिया जो फ्रांस की कॉलोनी था, उसके ऊपर 3 साल बाद एक मिलिट्री कू होता है, और उस मिलिट्री कू के बाद अब अब तकरीबन अगले 9 सालों बाद इजिप्ट और सीरिया एक दूसरे के साथ इलाहाक करा के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाते हैं, कि जिसके एग्जैक्ट 3 साल बाद सीरिया उसमें से निकल जाता है, और 1963 में एक बाथ पार्टी बनती है, जिस पार्टी की लीडरशिप स्टेटस कू कर देती है, और उस लीडरशिप का नाम है हफीज अल असद। हफीज अल असद जो आज के बशर अल असद का बाप है, अलवी शिया है, और एयरफोर्स का कमांडर है। अब क्या होता है? इसी दौरान दोबारा स्टेटस कू, यानी कि इधर बार बार ना मिलिट्री इंटरवीन, फौजी आते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि फौजी मार्शल लॉ लग जाए। 1966 में दोबारा सीरिया के अंदर ना पॉलिटिकल कू हो जाए, मार्शल लॉ आ जाता है, या मिलिट्री कू हो जाता है। जब एक नया करेक्टर आता है, सलाह जदीद। सलाह जदीद अपनी तरफ से ना एक बंदा इंस्टॉल करता है, नूरुद्दीन अत्तारी। नूरुद्दीन अल्तारी को प्रेसिडेंट लगा देता है, जो कि बराए नाम प्रेसिडेंट होता है, असल तो पीछे ये फौजी होता है। इसी दौरान 6 डेज वॉर हो जाती है। 6 डेज वॉर, जिसको हम कहते हैं आपकी
इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज के दरमियान। एक तरफ इजराइल और एक तरफ अरब कंट्रीज। ये फलस्तीन वाले टॉपिक के अंदर आपको 6 डे वॉर ज्यादा डिटेल में बताऊं। अब ये जो को हुआ था ना बेटा दूसरा, इसमें सलाह जदीद और हाफिज एक दूसरे के साथ खड़े थे, ये दूर नहीं थे। सॉरी, हफीज हफीज अल असद। ये जब 6 डे वॉर हुई है, इसको हम फलस्तीन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान थी। और मजे की बात है कि सारे अरब कंट्रीज एक तरफ और इसराइल एक तरफ, और इसराइल इतना पावरफुल है कि इनको हरा देता है, और इवन कि आपकी गोलान हाइट्स जो हैं उन तक कैप्चर हो जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैप में दिखाया था, यानी कि वो जगह भी इसने अपने कब्जे में कर। 1970 में दोबारा को हो जाता है, हफीज साहब दोबारा वो कर देते। 1971 में अब हफीज अल असद प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बना तो इसने सबसे पहला काम किया कि इसने फिरकावारियत को हवा दी। फिरकावारियत को हवा देने के लिए इसने गवर्नमेंट में शिया लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, जिनको हम कहते हैं अल वाइट पीपल, WIT। ये शिया लोग थे। इसकी वजह से अब जो सुन्नी है वो नाराज हो गए। ईरान खुश है, जाहिर बात है। जब ईरान खुश हुआ तो ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मिलिट्री स्ट्रेंथन हो गई। मैम यहाँ पर कैसे का रोल नहीं जी, है? सऊदी का यहाँ पर रोल नहीं है इनके कोप अभी वो में नहीं जो आएंगे है। ना, आगे आएंगे। ये देखें, ये इन लोगों को ले आए। इसी दौरान, अब ये 6 डे वॉर तो हो चुकी है ना, ये पीछे अपने इसको जेहन में रखेंगे। इसी दौरान हाफिज अल असद यानी कि एक एग्रीमेंट करता है USSR के साथ। USSR और सीरिया के दरमियान भी एक मुआहदा होता है, जिस मुआहदे के तहत USSR सीरिया को देगा आलात, वेपन्स, और USSR को सीरिया प्रोवाइड करेगा अपनी नेवल बेसिस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि USSR के अगर आप करीब हुए हैं ना, तो फिर इसका मतलब है आप USA से दूर हो गए, आप इस प्रॉक्सी का पार्ट बन रहे हैं। ये ज़हन में रखिए। सोवियत बुनियादी तौर पे मिडल ईस्ट में इसलिए आ रहा है कि वो काउंटर करना चाहता है USA को। अब USSR ने सीरिया को लगाया, और हाफिज साहब को इस 6 दिन की हारी हुई जंग का भी डर, खौफ यानी कि तकलीफ है। तो हाफिज साहब ने इजिप्ट को कहा कि इजिप्ट मेरे साथ मिलो और इस 6 दिन की जंग का बदला लेते हैं इजराइल से। और इसको जब इन्होंने जो इजराइल पे अटैक किया, जिसको आप कहते हैं यौमे किपुर वॉर, ये जिसको हम किपुर वॉर कहते हैं, ये होगी। लेकिन इजिप्ट घर से तो आपके साथ लड़ने गया, 2 दिनों बाद कहता है हम सीज फायर कर रहे हैं। इस सीज फायर की वजह से जो इजिप्ट ने किया, सीरिया हार गया। हाफिज सुन्नी लोगों के अगेंस्ट।
नहीं, ये जो वॉर थी ना, ये बेसिकली 6 डेज वॉर का बदला लेने के लिए हुई थी।